सवाल पूछा गया, जनाब अगर तो भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं तो वो दुनिया भर के ममालिक के साथ इतने बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है, जापान के साथ, अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ। अभी यूरोपीय यूनियन के पास गया, वहाँ पे बहुत बड़ा मुआहदा करके आया, जर्मनी के साथ उन्होंने किया। तो भारत दुनिया भर के साथ बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है और बैनुल-अक़वामी तमाम कॉन्फ्रेंसिस के अंदर वो शामिल हो रहा है। आप कह रहे हैं उसके टुकड़े होने जा रहे हैं, तो उन ममालिक को नहीं पता इसके बारे में? इसका भी DGISPR कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, लेकिन वो बज़िद थे कि बस आप भारत के ऊपर चढ़ाई कर दें सारे मिलकर, और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत के खिलाफ खबरें चलाए जिनका सर पाँव भी नहीं है। इसी तरह मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। आपने भारत के मीडिया को देखा, वो कैसी कैसी खबरें चला देता। उन्होंने तो कराची फतह कर लिया था, वो तो पता नहीं क्या कुछ कर गए थे जंग के दिनों में, तो उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी फारे हुई। भारत के अंदर उनका मीडिया मजाक बनकर रह गया। उनके अपने सोशल मीडिया पे लोगों ने जोक्स बना दिए, मीम्स बना दिए। पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसे नमूने थे, लेकिन शुक्र है वो कम थे, भारत में तो बहुत ज़्यादा थे। तो फिर एक और सवाल किया गया, क्योंकि यहाँ पे ना DGISPR ने कहा जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, ये मैं आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मकबूजा कश्मीर की नहीं कर रहा। DGISPR ने कहा कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, इसके पीछे भी भारत है और हमें ये पता है। तो इस पे सहाफ़ियों ने यह सवाल किया कि अगर ये भारत करवा रहा है तो फिर आपने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से मुआहदे क्यों किए? और दूसरा ये भी कहा गया कि जैसे अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी भी की थी कि जनाब आपको सबूत मिल गए हैं, ऐसी कॉल्स आपको मिल गई हैं, आपने बहुत सारा कुछ ऐसा ट्रेस कर लिया है जिससे पता चल गया कि भारत मुलव्विस है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ। तो फिर वो सारा कुछ कहाँ है? आपने अभी तक क्या किया? वो कॉल्स किधर हैं जो आपने पकड़ी है? क्योंकि बयानिया तो वहां चल रहा है। आज भी आजाद कश्मीर के लोग इकट्ठे होकर हजारों की तादाद में सड़कों पे बैठे हुए धरने देकर, और ये वाहिद इलाका है हमारे पूरे पाकिस्तान में जिसकी खुराक बंद की हुई है। दुनिया में बहुत कम एरियाज ऐसे हैं। गजा एक ऐसा इलाका है जिसकी खुराक बंद है और वहां पे खुराक और मेडिसिन नहीं जाने देते गजा में। वो इसराइल की एक पॉलिसी है, वो ये कहता है कि इनको इतना तंग करो कि ये यहाँ से नकल मकानी करने पे मजबूर हो जाएं, ये इलाका खाली कर दें और इसराइलियों के लिए ये एरिया बिल्कुल एक महफूज जगह बन जाए और ये खाली हो जाए। फिर वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़े बड़े जो है वो रिजॉर्ट्स बनाने का प्रोग्राम है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के वो सैरगाहें वहाँ पे बनाना चाहता है, दुनिया की बेहतरीन वहाँ पे फैसिलिटीज़ ला के वो चाहता है कि अमीर तरीन लोग जो हैं वो अयाशी के लिए वहाँ पे गजा में जाया करें, और वो ये चाहते हैं कि जो गजा के लोग हैं उन्हें मुख्तलिफ ममालिक में बांट दिया जाए। मुसलमान ममालिक जिम्मेदारी लें, कोई 2-4 लाख कहीं चले जाएं, 1-2 लाख कहीं चले जाएं, 50,000 कहीं चले जाएं, तो अलग अलग मुल्कों में इनको तकसीम कर दिया जाए गजा के लोगों को। ये वो चाहते हैं। तो उसके लिए वो वहाँ पे दवाइयों को भी रोकते हैं और खुराक को भी रोकते हैं। अब कश्मीर के अंदर भी जो सड़कें कश्मीर में जा रही हैं उन पर अगर आप ट्रैवल करें इस वक्त, बहुत सारे मुसाफिर जो वहाँ से जाते हैं उन्होंने वीडियोज़ बनाकर हमें भेजी। कुछ वीडियोज़ को मैंने पब्लिक भी किया, सोशल मीडिया पर भी, अपने प्लेटफॉर्म पर भी मैंने आपको दिखाया कि वो ट्रकों को रोक दिया जाता है जो खुराक लेकर जा रहे हैं, जो गंदम लेकर जा रहे हैं, जो फ्लोर मिलों के अंदर जा रहे हैं कि जनाब यहाँ पे अब आटा पीसेंगे, लोगों को मिलेगा। तो लोगों के लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, काम धंधा सारा बंद है वहाँ पे, सड़कें बंद है वहाँ पे, लोग बार बार एहतजाज करने के लिए निकलते हैं, और कई जगह पे जो उम्मीदवार वोट मांगने आए उनको फेंटी लगाई है वाम ने। अभी मैं एक विजुअल देख रहा था, उसमें पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट वोट मांगने के लिए आया, खवातीन ने और बच्चों ने मार मार के भगाया। तो खवातीन आगे से पत्थर मार रही हैं, बच्चे आगे से डंडे मार रहे हैं कि भाग जाओ यहाँ से, खबरदार यहाँ पे आए वोट मांगने के लिए, हमारी लाशों के ऊपर तुम वोट मांगने के लिए आ गए हो। तो कश्मीरियों के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो एक वीडियो है 35 मिनट की रावलाकोट की, वो सारे विजुअल इकट्ठे करके उन्होंने जोड़ दिए हैं। वो 35 मिनट की आप वीडियो देख लेना, आज मैंने उसके कुछ मनाजिर देखे हैं तो आपका दिल दहल जाएगा। जिस तरीके से रावलाकोट के अंदर लोगों को मारा गया ना, ऐसा तो दुश्मन मुल्क के अंदर नहीं किया जाता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना मस्जिद का लिहाज किया, ना अस्पताल का लिहाज किया, ना किसी और जगह का लिहाज किया, हर जगह पे शहरियों को निशाना बनाया, बहुत मारा लोगों को, बेशुमार लोग जख्मी भी हुए, अस्पतालों के अंदर जख्मियों को भी मारा गया, आके डंडों के साथ मारा गया। तो बहुत अजीबोगरीब मनाजिर हैं जो मैंने देखे हैं। मैंने भी वो पूरी वीडियो नहीं देखी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इस तरह से हो सकता है कि अपने ही लोगों को ऐसे मारा जाए, ऐसे ही उनके साथ ज्यादती की जाए। बहरहाल DGISPR ने ये सारी चीज़ें डिमांड की, और जब सवालात उनसे किए गए तो उन सवालात के उनके पास कोई तसल्ली बख्श जवाबात नहीं थे। बलूचिस्तान से नाजरीन, क्योंकि धरना भी वहाँ पे जारी है, दावा ये किया जा रहा था कि धरना ख़त्म हो गया, रास्ते खुल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं
धरना जारी है, वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज किस लिए कर रहे हैं? वो ये कहते हैं कि हमें दुश्मन ने नहीं मारा, हमें अपनों ने मरवाया है। वो ये कहते हैं कि हमें प्लानिंग के तहत मरवाया गया ताकि जो मकामी अफराद हैं वो जरगे बुलाएं, वो बहुत बड़े बड़े अपने कबायली फोर्सेस तैयार करें और वो हथियारबंद होकर बंदूकें उठाकर टीटीपी के साथ और रियासत जिसकी तरफ इशारा करे वो उसके साथ लड़ पड़े। तो इसलिए ये सारा एक मामला होने दिया गया। अब वो इस बात के ऊपर पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं। वो ये कहते हैं बलूचिस्तान के लोग कि ये जो हमारे बच्चे या हमारे जो नौजवान शहीद हुए हैं, ये दुश्मन ने शहीद नहीं किए, ये हमारे अपनों ने शहीद करवाए हैं। इन्हें ऐसा किया गया कि बांध के हवाले कर दिया गया कि मार दो। 5 घंटे तक वो मदद मांगते रहे और 15 मिनट की दूरी के ऊपर मदद थी। मदद उनको 5 घंटे तक नहीं मिली और उनको नजर आ रहा था कि वो अब शहीद हो जाएंगे। और उनके लवाकिन ने इंटरव्यूज दिए, वो बताते हैं जनाब वो हमारे साथ राब्ते में थे। तो बलूचिस्तान के मामले में ना इस वक्त बहुत हसास हो गई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। मैं क्योंकि मीडिया से मेरा ताल्लुक है तो बेशुमार मीडिया के दोस्त रोजाना ही राब्ते में रहते हैं, यानी मेरी 5-7 मीडिया वाले पाकिस्तान में अलग अलग हैं जिनसे रोजाना बात होती है। कभी किसी से होती है, कभी किसी से होती है, कभी किसी से होती है। सारी जिंदगी इसको मैंने दे दी, 20 साल हो गए मीडिया की इंडस्ट्री में मुझे, तो सबसे ज्यादा मेरे ताल्लुकात इसी इंडस्ट्री में है। रोजाना कभी किसी प्रोड्यूसर से बात होती है, कभी डेस्क पे बैठे हुए किसी बंदे से बात होती है, कभी किसी राइटर से बात होती है, कभी किसी एंकर से बात होती है, कभी किसी रिपोर्टर से बात होती है, एडिटर से बात होती है, तो होती रहती है। एक बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन आई है, जैसे कश्मीर के मामले में आई थी, बलूचिस्तान के मामले में, कि आपने बलूचिस्तान को हमसे पूछे बगैर रिपोर्ट नहीं करना, इसके ऊपर आपने कोई बात नहीं करनी। और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सख्त निगरानी रखी जा रही है कि बलूचिस्तान के लिए कोई आवाज ना उठाए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इतना भी लिख दें सोशल मीडिया पे, आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है, आप अगर ये व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो अपनी फैमिली को बताएं आप कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आप लिखें कि बलूचिस्तान को जीने दो, एक ट्रेंड चल रहा है, बलूचिस्तान को जीने दो, ये ट्रेंड चल रहा है। और ये इसमें आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे, आप कोई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नहीं जा रहे, खुदा न खास्ता आप कोई गद्दारी नहीं कर रहे, आप कोई बगावत नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को जीने दो। हर वो शख्स या हर वो शख्सियत या हर वो ग्रोह या हर वो इदारा या हर वो बंदा या सियासतदान जो भी आज बलूचिस्तान के इन हालात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उन सब के लिए पैगाम है कि बलूचिस्तान को जीने दो। तो ये जरूर लिखें आप, इसके ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है, इसमें अपना हिस्सा डालें और आवाज उठाएं ताकि पूरी दुनिया तक ये आवाज जाए कि बलूचिस्तान को जीने दो। उनका जीने का हक है, उन्हें यह हक मिलना चाहिए। ये आवाज उठाएं ताकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन सबको कान हो जाएं कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं। हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना पड़ेगा। अगर हम आज बलूचिस्तान के लिए नहीं खड़े होंगे ना तो कल बारी हमारी आएगी, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी।